हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो रासायनिक आबंधन के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें कौशल एंड लुईस के बारे में बताया। मैंने उनकी अवधारणा को बताया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अर्थात वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को बताया, फिर अष्टक के नियम को बताया। और अष्टक के नियम में ये बताया था मैंने कि अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जब अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस समय उस प्रकार के बंध बनने वाले आयनिक बंध कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉनीय बंध कह दिया जाता है, और या वैद्युत संयोजी बंध उन्हें कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो फिर बताया था मैंने कि अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु जब अपने ग्रुपिंग करते हैं, जब बॉन्डिंग करते हैं, तो परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, वैलेंसी के कोश में अष्टक जो है वो सांझे के द्वारा करते हैं। जब सांझे के द्वारा करते हैं तो फिर ये सहसंयोजी बंध बनते हैं। इन सहसंयोजी बंध बनने के लिए अपने क्या समझाया जा सकता है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, दो परमाणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो वे आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे मान लो, मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर ये बता देता हूं कि जैसे ये A है और A के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये B है, B के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों जब इकट्ठे आएंगे तो यहाँ पर ये A और B दोनों के इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा, यहाँ पर ये B बन जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो B की तरफ भी गिने जाएंगे और ये B की तरफ भी गिने जाएंगे और A की तरफ भी गिने जाएंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण से दोनों अब नाभिक क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण से बंध जाते हैं, ये साझा हो जाता है। तो यहां से ये, और उसके बाद में हम इनको इस प्रकार से दिखा देते हैं कि A और B एकल बंध से अर्थात एक बंध पेयर से, यानी कि इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, एक युग्म बंध युग्म बोलेंगे, एक युग्म से हम इस प्रकार से एक लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं, इसको आबंध कहते हैं। तो इसका उदाहरण समझने के लिए आपको मैं क्या करता हूं कि कोई हेलोजन क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, और मैं फटाफट इसके क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां मैं दूसरी क्लोरीन लेता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या चीज होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी। अर्थात यहां पर आपको यदि ये सहसंयोजी बंध सीखना है तो आपको 1 से 20 तक तत्वों के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखने पड़ेंगे। और यदि आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता है तो इसका मतलब सहसंयोजी बंध बनाना नहीं आएगा। अब आप मेरे से पूछिए कि ये 7 क्या चीज है, तो फिर ये तो पहले की बातें हैं। इलेक्ट्रॉनीय अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये मतलब है वैलेंसी कोश में। और वैलेंसी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, और वही अष्टक और वैलेंसी कोश के में ही इलेक्ट्रॉनों की हमें 8 अष्टक, पूर्ण अष्टक की संख्या प्राप्त करनी है। ये इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। यहां मैंने क्रॉस के द्वारा दिखा दिया, यहां मैं बिंदु के द्वारा दिखा रहा हूं, ये बिंदु के द्वारा दिखाया। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं, केवल आपको समझाने की दृष्टि से। अब हम क्या करेंगे कि जब ये दोनों क्लोरीन नजदीक आती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसका, इस क्लोरीन का, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन का, दोनों यहां साझा कर लेंगे, और बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं यहाँ इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए,
दो यहाँ रह गए, और दूसरी क्लोरीन के भी इसी प्रकार से ये 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब इस स्थान के ऊपर ये क्लोरीन ने अपना स्ट्रक्चर फोल्ड कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं के साथ गिने जाते हैं, साझा किए हुए। यहां पर ये तो बंधित युग्म है, अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉन जिसने बंध बनाने में भाग लिया, बाकी ये क्या कहते हैं, सभी अबंधित कहलाते हैं, इनको लोन पेयर कह दिया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको Cl और Cl के बीच में एक बंध लगा दिया जाता है, फिर हम इसको Cl2 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो अपना अस्टक बना देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण और लेता हूं, हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं, जो मैंने Ab का बताया कि हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी हाइड्रोजन का भी ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब अलग अलग बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, अतः जब ये नजदीक आएंगे, एक दूसरे के निकट आते हैं, तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन H और H जुड़ जाते हैं और फिर ये H2 का अणु बन जाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन बनती है। तो यहाँ एक बंध से एकल बंध बनता है। तो इस प्रकार से अब अपने क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का उदाहरण लेता हूं, मैं इसका उदाहरण लेता हूं। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ O2 का अणु जो होता है, ये O2 होती है, इसको समझे अपने। तो इसको समझने के लिए यहाँ एक बार अपने ये O लिखेंगे और इस O के चारों तरफ इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात लुईस सिंबल लिखना पड़ेगा। ये बात लुईस ने बताई थी। अतः ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कर सकते हैं। और दूसरी ऑक्सीजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन करें? 2 करें, और यहाँ 2 करें, और ये क्या करें? 2 करें। अब यदि यहाँ आपको, यदि मैं ये कहूं कि इस ऑक्सीजन ने और इस ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो बताइए, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लिया, इसने ऑक्सीजन ने रख लिया, यहां से मैं इसको क्रॉस में बना देता हूं, यहां मैंने क्रॉस कर दिया, चलो ये मैंने क्रॉस किया केवल आपको समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस का, और यहां ये इलेक्ट्रॉन दिया। अब आप देखो कि मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करवाया, तो साझा करवा देने से यहां इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 1 7, और इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तो एक ही, तो 7 इलेक्ट्रॉनों के होने पर तो ये अस्थायी होगा, उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो फिर ये संरचना क्या चीज होगी? गलत हो जाएगी। अतः यहां पर आपको संरचना कैसे बनानी है? ओलिया, ये दूसरी ओली, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगी। क्या करेगी? दोनों इलेक्ट्रॉनों का। अब यहां पर जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो आप यहां पर दिखाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। यहाँ 4 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं, और इस ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से दिखाई दे देता हूं। प्रत्येक 6 इलेक्ट्रॉन में से दोनों ऑक्सीजन के ने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर भी गिने जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गिने जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ में भी गिने जाएंगे। अतः जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डबल बॉन्ड। इसलिए इस O और इस O के बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया है, अतः यहाँ O2 आ गई है। अब क्या आ गई? यहाँ पर O2 बन गया है।
तो O2 को हमेशा आप याद रखें कि इसमें बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनते हैं। इसी प्रकार से समझ गए इस बात को। अब मैं आपको क्या करता हूं, CO2 का उदाहरण लेता हूं। CO2 में क्या होता है कि कार्बन है और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया इसने इधर, और ये जो दूसरी ऑक्सीजन होगी वो भी 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगी। और इस प्रकार से आप इसको क्या, इसको नीचे बना लो यहां से, तो दोनों ऑक्सीजन, ये देखिए इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं, लेकिन ये क्रॉस वाले, बिंदी वाले केवल आपको समझाने के लिए बता दिया है मैंने कि यहां पर ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, तो इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। प्रत्येक के जितने यहाँ 3 परमाणु है, तो तीनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के, और कार्बन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 ये और 4 ये। तो मैंने यहाँ ये बताया था कि जो बंध बनाने में भाग लेता है, वो जो बंध युग्म होगा वो दोनों परमाणुओं के मध्य ये बंध युग्म होगा, वह बंध युग्म दोनों परमाणुओं के साथ में काउंट किया जाएगा। इसलिए अब इसकी संरचना कैसे लिख देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड से बना देंगे और ये डबल बॉन्ड से बना। इसलिए जब इसको बॉन्ड ऑर्डर कह दिया जाता है आपको, जब एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो एकल बंध बनता है, जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध बनता है। अब हम क्या करेंगे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखें नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन ये N2 बनता है नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन का 7 नंबर, पहले कोश में 2, दूसरे में 3। तो अब आप यहाँ ये सोचो कि ये नाइट्रोजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगी, जिससे, इसलिए 3 2 5, अतः ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगी, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा ये दूसरी नाइट्रोजन से मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन बराबर होते, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये बिंदी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, आप इसको एक तरह से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो 2 बना दिया आपने। तो ये बिंदु वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस नाइट्रोजन के हैं और क्रॉस वाले इसके हैं। अब आपको पता लग गया कि प्रत्येक नाइट्रोजन के 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, और साझा करने के बाद में यहाँ ये क्या करेंगे कि ये तीनों, अब इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, और इसके बाह्यतम कोश में भी गिनो कितने हो गए, 6 और 2 8। यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, मैंने एकल बंध बताया, द्विबंध बताया और त्रिबंध बताया। अब अपने और प्रैक्टिस करते हैं। किसकी प्रैक्टिस करते हैं ये आप समझ लें, नोट कर। इनको आप क्या करेंगे कि ये इतना सरल काम नहीं, आप इनको बना करके संरचना देखें, अपनी कॉपी पे ड्राइंग उतार करके देखें, तब आपको ये याद रहेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ अन्य संरचनाएं बता आपको मैं। जैसे मान लो पानी की संरचना देखें, इसकी संरचना देखें, H2O अणु की संरचना देखें, H2O।
ये H2 की संरचना देखो, H2O। अब H2 की संरचना में आप क्या करेंगे, यहां ये O लिया, O के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको 2 हाइड्रोजन के तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां बना देंगे और एक एक हाइड्रोजन यहां लिखा देंगे। ये हाइड्रोजन और ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। इसको थोड़ा नजदीक बना दो, दूर क्यों बना, इसको भी ये ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, मतलब क्रॉस लगाने से आपको थोड़ा समझ में आ गया कि ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन का, ये क्रॉस वाला इसका है और बाकी ये 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और हाइड्रोजन को क्या कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का हो गया। इसलिए ये H और ये O और ये H आ गया। इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे आप, H2O बोलेंगे। अब अपने दूसरी संरचना सिंगल बॉन्ड बनते हैं। यहां मैं आपको NH3 की रचना बताता हूं। इसकी संरचना बनाते हैं, अमोनिया की संरचना। अमोनिया की संरचना कैसे बताएंगे, यहां से नाइट्रोजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितने करने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो ये साफ स्पष्ट, ये साफ संरचनाएं आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे कि 3 का, तो इसलिए नाइट्रोजन 3 ही यहां पर आएंगे और ये एक एक नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाता है, हाइड्रोजन का आ जाएगा। और यहां पर आप क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे। यहां पर आपने हाइड्रोजन किया, यहां पर आपने हाइड्रोजन किया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें ये आपकी नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया। साझा करने से ये अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, सॉरी NH3, बस ये NH3 केवल 3 ही हाइड्रोजन का साझा होगा। यहां इसको थोड़ा नजदीक कर देता हूं मैं, तो 3। अब यहां से ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर साझा नहीं करेगा। इस हाइड्रोजन के पास में 2 और इसके पास में भी 2 आ जाते हैं। ये NH3 की संरचना होती है। इस नाइट्रोजन के पास में ये भी ध्यान रखा करो कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं, आगे इनका भी काम पड़ता है। इनको भी ध्यान में रखना है हमेशा कि पानी में इस OH2 में मैंने आपको संरचना में बताया कि यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये काम में आने वाली बातें हैं, फिर आप बाद में आपको काम में आएंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आपको मैं बताता हूं, सिंगल बॉन्ड की बात ही बता रहा हूं अभी तक मैं आपको। मान लो मीथेन है, ये आप CH4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CH4 बनाते हैं। CH4 में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और अब आपको पता तो लग गया होगा ना कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो बताओ आपको ये संरचना बनाने में क्या परेशानी आ जाएगी। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये 4 हाइड्रोजन लगा दी। अब इस कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए और फिर प्रत्येक हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए ये CH4 की संरचना बन जाती है। इसको क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। अब ये कार्बन में आपको क्या होता है, श्रृंखला बनाने की बात आती है। तो यहां मैं आपको ये लेता हूं कि ये कार्बन और ये कार्बन, यहां इसने 1 हाइड्रोजन ले लिया, यहां इसने 1 हाइड्रोजन ले लिया, यहां इसने 1 हाइड्रोजन लिया। अब ये जो कार्बन है, दूसरी जो कार्बन आएगी उसके साथ में उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का, तो इन दोनों के बीच में अब इनके साथ क्या आ जाएगी, यहां से वापिस हाइड्रोजन लग जाएगी, एक हाइड्रोजन लग जाएगी। तो फिर यहाँ ये C और C के बीच में CH हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आप समझ रहे हैं मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता, तो ये किसका सूत्र हो जाता है, C2H6 का हो जाता है।
अब यहां पर जैसे इस संरचना में मैंने ये बताया, यहां आ जाइए आप, यहां पर मैंने ये हाइड्रोजन नहीं लेता, एक कार्बन और ले लो, ये पहली कार्बन ये दूसरी कार्बन, तो पहली तो इधर जुड़ गई, दूसरी और ये तीसरी कार्बन, इस प्रकार से इसके साथ में जुड़ती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से कार्बन का भी श्रृंखलन हो जाता है। एकल बंध के तो मैंने बहुत सारे उदाहरण बता दिए। अब मैं आपको यहां पर कोई दूसरी उदाहरण और बताता हूं। एक गैस होती है, आपको नया नाम देता हूं, उसका नाम होता है C2H4। नाम लिखिए C2H4। C2H4 एथिलीन, इसका नाम क्या होता है? एथिलीन होता है, या इसको IUPAC में एथीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथीन बोलते हैं। इसमें 2 कार्बन है, तो यहां इसकी संरचना जब बनाएंगे तो यहां 2 कार्बन आपको लिखने पड़ेंगे, और कार्बन कार्बन में और हाइड्रोजन कितनी है? 4 ही है। तो यहां हाइड्रोजन आप 4 लगाएं, हाइड्रोजन यहां 4 लगा दी। अब सोचो कि भाई हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो साझा करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे ये तैयार हो गया, हाइड्रोजन तैयार है, ये हाइड्रोजन। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने क्या कर लिया? हाइड्रोजन के साथ में साझा कर लिया। ये क्रॉस और ये जो 2 क्रॉस के इलेक्ट्रॉन है, ये तो मैंने किसके बनाए? कार्बन के बनाए ना। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो इसके पास में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, और 2 ही इसके पास में रह गए, 2 इसके पास में रह गए। तो इसलिए ये अब देखो, ये क्रॉस वाले 2 ये और एक 4 और ये एक इलेक्ट्रॉन, सब आपको स्पष्ट हो रहा है। ये 2 और ये 2 4 इस कार्बन का हाइड्रोजन। तो प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो जुड़ गई, हाइड्रोजन ये जुड़ जाती है, हाइड्रोजन बंध बना लेती है। अब अपने को देखते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के हैं, ये 2 इस कार्बन के हैं, लेकिन अब ये दोनों ने बंध बना लिया है। अब आप क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्रकार से, तो इस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से आप इसकी संरचना को यहां C डबल बॉन्ड C और ये H, यहां H, यहां H और यहां पर भी H लिख देंगे, या फिर इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। तो ये एथिलीन का आ गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, कि यहां पर मैंने क्या लिया कि C2H2 ले लिया, C2H, इसका नाम होता है एसिटिलीन। आपसे पूछा जाए कि एसिटिलीन की संरचना लिखो, या इसको एथीन कहा मैंने, तो यहां इसको एथाइन कह देंगे। क्या कह देंगे? इसको एथाइन कह दिया, एसिटिलीन। इसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहां 2 कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का, दोनों का हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ गई। अब प्रत्येक कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन दोनों के, ये 3 इस कार्बन के और ये 3 इस कार्बन के संयोजन करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन के पास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8। और इसी प्रकार से इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 तो ये हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। तो ऐसे अब आप क्या लिखेंगे? यहाँ C और यहाँ CH और ये CH। इस प्रकार से आपको मैंने, ये डबल बॉन्ड बनता है, द्विबंध बनता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ मैंने O2 में बताया आपको डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ मैंने N और N में बताया कि N और N में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड बनते हैं। तो ये भी आप याद रखें।
अब मैं आपको थोड़ा सा इससे बाहर ले जाना चाहता हूं। मैं आपको एक संरचना लिखता हूं नाइट्रस एसिड की, लेता हूं यहां HNO2, HNO2, ये नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल है HNO2 का। और इसको हमेशा होनो याद कर लिया करो, संरचना रखने के लिए कुछ न कुछ याद कर लो तो बढ़िया रहता है। नाइट्रस अम्ल को हम क्या बोलेंगे, होनो कहेंगे, तो ये आपको संरचना करने के लिए याद आ जाता है। तो यहां आप क्या करेंगे कि ये H, यहां ये O, यहां ये N, और ये क्या कर दिया O, इस तरह से। और यहां से नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां ये 5 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बनाएंगे, यहां ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका किसका आ जाएगा, यहां मैं थोड़ा हाइड्रोजन का थोड़ा छोटी डोर से बना देता हूं, तो ये हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और इसी प्रकार से। तो यहाँ ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, इसमें यहाँ ये नाइट्रोजन का और ये नाइट्रोजन का। यहाँ इस जगह ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 6 दिखाओ, और यहाँ इस जगह आप क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दे। तो फिर आपके क्या करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन थी इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। होनो करने से आपको समझ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये क्रॉस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन ये रह गए, और इस ऑक्सीजन के पास में किसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, प्रत्येक के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा आप इसकी संरचना करेंगे तो फिर ये संरचना आपको यहां पर H O और फिर यहां N और ये NO, ये इस प्रकार की संरचना बनेगी। और इस नाइट्रोजन के पास में यहां 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई। अब क्या करता हूं, मैं आपको समझाता हूं, ये HNO3 समझाता हूं, थोड़ा सा हटके समझिए। HNO3, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी। तो आपको मैं यही संरचना फिर बता देता हूं HNO3 की के लिए कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और फिर यहां से ये नाइट्रोजन मैं फटाफट बना देता हूं, और यहां से आप 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और फिर यहां आपके 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन। ये आपकी इसी संरचना, जैसे मैंने ये संरचना बनाई वैसी की वैसी बना दी। इसमें अब ये जो तीसरी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन तो ये है, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और यह सबका इनका अपना अपना अष्टक पूरा है। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, इस हाइड्रोजन के 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा, और फिर ऑक्सीजन का ये अष्टक पूरा। तो फिर ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी, कहां से साझा करने की क्या जरूरत हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नाइट्रोजन का जो बंध है, जिसको लोन पेयर कहते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहां से क्या बोल देता है, इस इलेक्ट्रॉन दे, और फिर उसी के साथ साझा कर लेता है। तो फिर हम ये ऑक्सीजन को यहां ऐसे जोड़ देंगे। अब यहां ये समझ में आना चाहिए कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ही हैं। किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। और ये फिर हम क्या कर दिया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया और फिर उसी के साथ। अब इसमें क्या हो गया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में मूल रूप से तो ये नाइट्रोजन के हैं, लेकिन
साझा अब किसका हो गया ऑक्सीजन का, तो ये 6 और ये 2 8 किसमें गिने जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में भी गिने जाते हैं। तो फिर हम इसको, यदि हम इसको पहले तो हम क्या कह देते थे, ये O और ये N यहां डबल बॉन्ड, और हमने ये इस तरह से जोड़ देते थे। इस ऐसे बंध को उपसह संयोजी बंध कहते थे, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया जाता है, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, उपसह संयोजी बंध बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या था कि इसने नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, इसलिए इस प्रकार का तीर लगा के इसको दिखाना उचित नहीं मानते हम। अतः हम इसको क्या लिखेंगे, HON और ये डबल बॉन्ड O, और यहां आप क्या लिखेंगे, इसके बीच में ये बॉन्ड लगाएंगे और यहां A, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज करेंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑक्सीजन को दिया, फिर इसने इसके साथ साझा किया, तो अतः ये नाइट्रोजन यहां से ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगी, और आप इस प्रकार का बंध इसके अंदर, इसलिए HNO3 में आपको कुछ पुस्तकों में ऐसा बंध मिल जाएगा, किसको ऐसा मिल जाएगा। इसलिए कई बार अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु क्या करते हैं, हमें अपनी व्यवस्था दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि यहाँ पर अष्टक पूरा कैसे होगा। तो उस समय हम ये कह देते हैं कि एक परमाणु क्या करता है, दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, इस कंडीशन पे कि वापिस वह उसी के साथ ही साझा करेगा, और साझा करने से वो बॉन्ड ऐसा बनता है, इसको तो सही, लेकिन ये ऐसा बन जाता है। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, SO2 का उदाहरण देता हूं। SO2 यहां S के अंतर्गत क्या चीज है कि बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। SO2 में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 और ये 2, यहां 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के जुड़ गए, तो ये ऑक्सीजन के भी, और ये तो क्या हो गया कि SO और ये भी SO, तो यहां ये तो S डबल बॉन्ड O हो गया, S डबल बॉन्ड O हो गया। तो SO2 कैसे बनेगी, SO2 बनने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां मैं ऑक्सीजन को जोड़ूंगा, और ऑक्सीजन के साथ में यहां मैं क्या करता हूं कि ऑक्सीजन के तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सल्फर के हैं, और सल्फर भी यहां इस तरह से लिखेंगे, और फिर इसको हम ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो SO2 की संरचना बनाने के लिए आपको मैं यही बना देता हूं, S ये लीजिए, और फिर दूसरा क्या लिया कि यहां से ये S, और फिर ये फिर यहां O, ये O और ये O, और फिर ये O लिया, तो ये 6 और यहां 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन 6, इस प्रकार से ये अष्टक कितना हो गया, सल्फर का अष्टक पूरा है, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, और इसका भी अष्टक पूरा है। फिर इस संरचना को हम S डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो या तो आप इसको ऐसे दिखा दो, तीर का निशान लगा के दिखा दो, या फिर आप यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव दिखा करके इसको दिखा सकते हैं। तो ऐसा जो बंध बनते हैं उसको क्या कह दिया जाता है, उपसह संयोजी बंध करते हैं। आशा करता हूं आपकी ये समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। इन सभी का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इनका लिख करके प्रैक्टिस नहीं की है तो ये सूत्र बनाने बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बनाने नहीं आएंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से मैंने आपको एक एक चित्र बना करके दिखाया है उसी प्रकार से आप भी इन चित्रों को बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सहस्त्र बंध समझ में आ गए होंगे, और विभिन्न प्रकार के आगे फिर मैं और दूसरे प्रकार के अणुओं की संरचना कल फिर समझाने वाला हूं, तो आप कोशिश करें। अब अंत में आपको से मैं यही कहूंगा, इस
को आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे साथियों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इसको सब्सक्राइब करें। तो जितने भी मेरे आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखें, क्रम से पहचाने। आप पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है, फिर मेरा तीसरा वीडियो आएगा, चौथा आएगा। धीरे धीरे मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा, समय लगेगा। मैं ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पूरा जो है रासायनिक आबंधन आपको बता पाऊं, मेरे बस की बात नहीं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।